फ्रेंड्स, मैं स्मृति आपका अपने YouTube चैनल टेक्नो आर्ट मेड इजी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय, रंग, तकनीकी शैली तथा अन्य विशेषताएं। फ्रेंड्स, मैंने यूरोप की प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में और उसकी गुफाओं के बारे में डिटेल वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे पहले यूरोप के प्रागैतिहासिक चित्रों को पाओलो सरफुलो ने 1800 में लास्को की गुफा में देखा था और उन्होंने वहाँ का मतलब एक विवरण प्रस्तुत किया, पर वह उनकी बातों को लोगों ने हंसी में उड़ा दिया और वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको ऑथेंटिक नहीं माना। फिर हेनरी ब्रुएल ने इन साइट्स में जाके वहाँ के जो आर्ट ऑब्जेक्ट्स थे वहाँ की रिकॉर्डिंग की, वहाँ के चित्रों के एविडेंस लिए और उसके बाद ही इन चित्रों को मान्यता मिली। उसके पहले यूरोप के लोगों में प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए ये भ्रम था कि ये उस टाइम के चित्र नहीं हैं, क्योंकि ये चित्र इतने सुंदर और इतने अच्छे, इनमें इतनी चमक थी, रंगों में इतना सजीवता थी कि वहाँ के लोगों ने उपहास उड़ा दिया कि ये चित्र आदि मानव के नहीं हो सकते। किंतु जब इस पे धीरे धीरे रिसर्च हुआ और हेनरी ब्रुएल ने इसका पूरा विवरण प्रस्तुत किया, पूरे एविडेंस दिए, तब इसको लोगों को इन चीज़ों को समझ में आया और वहाँ की गवर्नमेंट ने भी, फिर वहाँ के आर्कियोलॉजी वगैरह ने, उन लोगों ने इन पे डिटेल में मतलब सर्च करना शुरू किया। उसके बाद से ही हमें इन चित्रों के बारे में जो भी साक्ष्य मिलते हैं वो हेनरी ब्रुएल की वजह से ही मिलते हैं। उन्होंने फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के जो गुफा चित्र हैं उनमें ज़्यादातर जगहों की खोज करके उन चित्रों के बारे में विवरण प्रस्तुत किया। यहाँ पे प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्र थे उसमें मतलब जो कला थी प्रागैतिहासिक कालीन, उसमें हम दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। पहला तो ये है कि वहाँ पे जो भी आर्ट फॉर्म मिले हैं वो मोबिलियर मतलब चलित, और दूसरे थे होम अर्थ। तो होम अर्थ वो होते हैं जो गुफा चित्र होते हैं। कुछ ऐसे उत्कीर्ण चित्र या कुछ ऐसी प्रतिमाएं मिली जिसको हम एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे भी ले जा सकते हैं, और कुछ ऐसे चित्र थे जो हमारी गुफाओं की दीवारों पर ही चित्रित थी। तो ये दो प्रकार की कला सामग्री हमें प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में मिलती है। अब दूसरी बात आती है कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में जो एक विकास दिखता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रारंभिक काल में जो प्रारंभिक समय था यानी पूर्व पाषाण काल था, उस समय जब मानव ने प्रारंभ किया, अपनी चित्रकारी प्रारंभ करी, तो उस समय के चित्रों में उस समय जो दीवारों पे वो रेखा जाल बनाता था, अलग अलग तरीके से उकेर के वो अलग अलग डिज़ाइन बनाता था, पर मतलब कोई क्लियर आकृतियाँ नहीं होती थी, और धीरे धीरे ही उसको एहसास हुआ कि हाँ, ये जो रेखाएं हैं इन्हीं से कोई आकृति वो बना सकता है। तो जो स्टार्टिंग का जो सबसे पहला स्टेज था उसमें क्या होता था, ज़्यादातर रेखाएं ही बनती थी, वो भी उकेर के, वो पत्थर का यूज़ करके उसको उकेर के बनाता था, और ये सारी पेरिगार्दियन युग में बनी है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि जो ब्रुएल थे उन्होंने कला के विकास के हिसाब से प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटा था, और इग्नेशियन पेरिगार्दियन और सॉलिट्रियन मैग्डेलियन। उसी जो ये चार उप भाग थे, इन्हीं में ही कला का विकास हुआ, मतलब प्रागैतिहासिक कला का इन्हीं युग में विकास हुआ है। फिर उसमें धीरे धीरे अब जो ये लाइंस थी, इन लाइंस में ही ये लाइन एक सिंपल लाइन की तरह थी, कुछ आकार बन गया, कहीं कहीं कोई आकार बना है, कहीं आधा बना। फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्हीं आकारों से उसने एक आकृति बनाई। फिर आकृति के पश्चात अब इन आकृतियों में उसने कहीं कहीं पे सीमा रेखा बना के उसकी काउंटर लाइन दे के उसमें कलर या उस रेखा से ही उसने उसको रंगना शुरू किया। फिर धीरे धीरे अन्य थोड़ा और आगे अगले उस पे चलते हैं तो धीरे धीरे इन्हीं जो चित्र थे इसमें उसने आँखें और पशुओं के पैर, खुर, ये सब बनाने भी शुरू कर दिए। और
अब चित्रों में थोड़ी सी सजीवता आने लगी। तो ये क्या था, ये स्तरबद्ध चित्रकारी थी कि प्रारंभ में मानव ने धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखा और उसकी ये जो विकास था इन चित्रों में आसानी से देखने को मिलता है। अब क्या था कि चित्रों में भी पहले वो कलर नहीं, मतलब बहुत कम कलर, 1-2 कलर जो भी थे उससे चित्र बनाता था। फिर धीरे धीरे आगे मैग्डेलियन युग में क्या हुआ, बहुत से चित्र बहुरंगी हो गए, मतलब लाल, काले, पीले, इन सभी रंगों का वो प्रयोग करने लगा। प्रागैतिहासिक कालीन मानव का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था उस समय वो था पशु आकृतियों का चित्रण, क्योंकि वो जंगलों में और गुफाओं के उसमें रहता था। वहाँ पे हिंसक पशुओं से वो हमेशा घिरा रहता था, बड़े बड़े हिंसक पशु रहते थे और इन पशुओं की ही सजीव अंकन उसने सर्वाधिक किया है। जितनी भी गुफाएं हैं प्रागैतिहासिक कालीन यूरोप की, उसमें अधिकांशतः गुफाओं में हमें पशु आकृतियों का अंकन देखने को मिलता है। बहुत सी आकृतियों में आखेट दृश्य भी मिलते हैं। और एक चीज़ और है कि यूरोप की जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला है वहाँ पे मानव आकृतियों का अंकन बहुत कम हुआ है। सर्वाधिक अंकन जो हुआ है वो है पशुओं का ही, और उसमें पशुओं में भी वो पशुओं की विभिन्न मुद्राओं को दिखाते थे, जैसे कि पशुओं को आराम करते हुए और दौड़ते हुए, आक्रमण करते हुए, इन सभी मुद्राओं का उसने बहुत ही रियलिस्टिक अंकन किया है। और जो भी चित्र बनते थे, जो भी उसके विषय होते थे, उसमें पशुओं के साथ साथ वे कुछ फॉर्म्स का भी, अलग अलग आकारों का भी यूज़ करता था। वो लोग धार्मिक क्रिया कांड और जादुई शक्ति और टोना टुटका पे भी विश्वास करके कुछ चित्र बनाते थे। उसके अतिरिक्त नारी आकृतियों का कई जगह अंकन देखने को मिलता है और रेखाओं के जाल से बहुत से अमूर्त चित्र, जिसमें ज्यामितीय आकार, प्राकृतिक और अलंकारिक भी देखने को मिलते हैं। तो ये उसके अलग अलग विषय थे जिसको उसने गुफा चित्रों में उतारा है। इसमें देखिए अल्तामिरा की जो गुफा की छत पे बने हुए हैं बहुत से बाइसन, और उसके अलावा ये नेक्स्ट है, देखिए अलग अलग फॉर्म्स भी बने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रंग की। प्रारंभ में तो जब उसने चित्रकारी करी तो रेखाओं का ही यूज़ किया, पर धीरे धीरे उसने रंगों का प्रयोग करना शुरू किया। स्टार्टिंग में वो गेरू आदि की सूखी बत्ती से और टुकड़े से ही बनाता था और उसके पश्चात उसी से ही वो कहीं कहीं पे रेखाओं में रंग भर देता था। फिर धीरे धीरे उसने आगे चलकर पशुओं की चर्बी और कुछ बाध्य पदार्थ मिला के रंगों से ही रेखांकन करना शुरू किया। इसके रंगों का रेखांकन करना शुरू किया और कहीं कहीं पर उसने रंग भरना भी शुरू कर दिया। रंगों में भी वो ऐसा था कि कई बार उसने रंग को बहुत अधिक क्षेत्र में फैलाने के लिए क्या करता था, पहले आकृति को पानी से भिगोकर या पशुओं की चर्बी आदि लगाकर उसको गीला किया जाता था और उसके पश्चात जो गीला धरातल होता था उसमें ही रंगों के धब्बे लगाकर या रंग का बुरादा बना के उसे फूंक कर उसमें दीवार पे लगाता था, जिससे चित्र और अधिक सुंदर प्रतीत होता था। तो ये अलग अलग टेक्निक थी जो उस समय कलाकार, जो आदिम कलाकार था वो यूज़ करता रहा होगा। रंगीन आकृतियों के अलावा अब उसने अलग अलग शेड्स में भी कलर लगाने शुरू कर दिए, जैसे रेड कलर, और रेड के साथ उसने काले रंग को मिलाकर, फिर पीले रंग को मिलाकर, इन सभी रंग को मिला के भी उसने बहुत से बहुरंगी चित्रों की आकृतियाँ भी चित्रित की। इसके जो लाल रंग था वो मुख्यतः लाल खड़िया का प्रयोग करते थे और काले रंग के लिए वो मैंगनीज और कोयले का इस्तेमाल करते थे। सूखे रंगों के अतिरिक्त गीले रंगों का भी प्रयोग देखने को मिला है। प्रागैतिहासिक यूरोप की प्रागैतिहासिक चित्रकला में नीले और हरे रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं मिला है। रंग को लगाने के लिए एक टेक्निक वो लोग और यूज़ करते थे कि कई बार रंग को मुंह में भरकर स्प्रे के भांति भी फूंकते थे, जिससे छोटे छोटे बिंदु बन जाते थे, जिसका ये एग्जाम्पल है। देखिए इसमें ऊपर जो आकृति बनी है इसमें छोटे छोटे बिंदु हैं काले रंग से, उसके अलावा एक हाथ के छाप के भी चित्र हैं। इसमें क्या है, जो मैंने पहले बताया कि हाथ को कई जगह रंग के उसको दीवार पे छापा गया है और कई जगह हाथ को रख के चारों ओर रंग फूका गया है। तो ये अलग अलग टेक्निक से भी कलर करे गए हैं। फिर उसके बाद
ये जो 3 डायमेंशनल दिखाने की भी कोशिश करी गई है। देखिए कैसे पशु आकृतियों में उसके चौड़ी रेखाएं, आसपास जो काउंटर लाइन है उसको कितना चौड़ा करके, और उसकी जो रोम वगैरह हैं वो भी पशुओं को दिखाने की कोशिश करी है। इसके अतिरिक्त 1-2 लाइन से देखो फिगर भी ड्रॉ किए गए हैं। तो ये अलग अलग विषय भी हैं। शैलीगत विशेषताओं में मुख्य रूप से ये देखा गया है कि वहाँ पे जो भी कलाकारी हुई है, जो भी आदि मानव ने चित्र बनाए हैं, वो मुख्यतः अपने आसपास से संबंधित वातावरण से ही बनाए हैं, क्योंकि आदि मानव जो जंगली और हिंसक पशुओं के सानिध्य में ही रहता था हमेशा, और उनसे ही उसने प्रेरित होकर बहुत से चित्र बनाए हैं। कई बार ये भी माना गया है कि शायद वो पशु आकृति बनाता था और उसके बाद वो आखेट करने जाता था, तो वो उसके जादुई विश्वास पे भी डिपेंड करता था। बहुत सी गुफाएं ऐसी हैं जहाँ की शैली इतनी, मतलब वहाँ पे जो काम हुआ है, लाइंस वगैरह इतनी क्लियर और इतनी अच्छी हैं कि कई बार इसे आधुनिक प्रभाववादी पद्धति का भी माना गया है, जिसमें हम वो तैरते हुए हिरन का चित्र बहुत फेमस है, जो लास्को की गुफा से प्राप्त हुआ है। इस चित्र को प्रभाववादी पद्धति का माना गया है। अब उसके अतिरिक्त भी मिश्रित शैली का भी यूज़ हुआ है, जैसे कि गड्ढे तथा उभारदार रिलीफ के साथ उन्होंने रंगों को मिला के, मतलब रिलीफ और गड्ढा करके उसके अंदर भी रंग भर के उन्होंने काम किया है। तो प्रागैतिहासिक जो शैल थे, शिल्प थे, उससे भी जो रिलीफ आकृतियां बनी हैं, तो माना जाता है कि जो रिलीफ आकृतियां थी और रिलीफ अंकन था उससे मूर्ति कला के आरंभिक विकास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मीन्स जो उस टाइम वो रिलीफ अंकन बनाते थे वो इतना अच्छा होता था, और कई बार तो जब मैगडेलियन युग की जो बहुत सी रिलीफ आकृतियाँ देखी गई हैं, वहाँ पे तो बहुत गहराई से भी रिलीफ किया गया है। तो इनग्रेविंग, मतलब रिलीफ उसी को बोलते हैं, इंग्लिश में इनग्रेविंग बोलते हैं। इनग्रेविंग का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है गुफा चित्रों में। ये देखिए कैसे एक चित्र के ऊपर भी चित्र बनाए गए हैं। सबसे ज़्यादा स्तरबद्ध चित्रकारी हुई है। लास्को की गुफा में ये बना हुआ चित्र है। इसके अतिरिक्त ये लॉजल की वीनस है जो उत्कीर्ण करके बनाई गई है, नारी आकृति का। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग शैली का भी विकास होने लगा था। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे ज़्यादा पशु अंकन के अलावा भी उसने कुछ ऐसे अपने जादू और टोने से संबंधित ऐसे चित्र बनाए जो माना जाता है कि उस समय जो उन लोगों के जो जाति जो भी रहा होगा, धार्मिक जिस पे वो विश्वास करते थे, उससे संबंधित होके वो बहुत ज़्यादा चित्र बनाते थे। क्योंकि एक चित्र है ओझा का, वो भी बहुत फेमस है। तो उसमें एक आदमी को, एक पुरुष आकृति को बाइसन का चेहरा, मतलब मुंड पहने हुए दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। पुरातत्ववेताओं ने अलग अलग तरीके से अपने ये विवरण प्रस्तुत किया है। ये सारी चीज़ें अनुमान लगाई गई हैं, किसी भी चीज़ का कोई लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं था। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला की सबसे ज़्यादा विशेषता यही रही है कि जो भी चित्र मिले हैं यूरोप में, वो सारे के सारे गुफाओं के मतलब बहुत अंदर की तरफ मिले हैं, बहुत भीतरी दीवारों पे मिले हैं। शुरुआत की दीवारों पे चित्र बहुत कम मिले हैं। जब गुफा शुरू होती है, जो उसका एंट्रेंस है, उसके बाद जो उसका अंतिम छोर होता है, और कहीं कहीं पे तो पानी भी भरा हुआ है। रास्ता इतना सकरा है केव के अंदर, मतलब गुफा के अंदर इतनी सकरी रास्ता है। उसके बाद अचानक से कोई एक बड़ा सा कच्छ या बड़ा सा गुफा है, वहाँ पे बहुत से चित्र मिले हैं। तो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की एक बड़ी विशेषता ये भी रही है। अब इन चित्रों को बनाने का क्या उद्देश्य था, इसका कोई लिखित ऐसा विवरण नहीं मिला है कि क्यों उसने इतनी अंधेरी गुफाओं में जाके चित्र बनाया, जहाँ पे अंधेरा था, प्रकाश कहीं से भी नहीं आ सकता था। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज इसमें बताया है कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के मुख्य विषय क्या थे, जो वहाँ के फेमस जो पशु थे उस समय, जो भी उस समय के पशु रहे थे, जिसमें रेनडियर था, बाइसन था, मैमथ था, हिरन था, हॉर्स था, वो सारे चित्रों का उसने बहुत सजीव अंकन किया है। और बहुत से तो
बहुत से तो क्या पशु ऐसे हैं जो अब वर्तमान समय में लुप्त हो गए हैं। तो उस समय के पशुओं का इतना सजीव अंकन, इतने बड़ी बड़ी उसकी हाइट और इतने लंबाई चौड़ाई में उसको दिखाया गया है कि वो वास्तव में वो उस समय के जो वहाँ का टाइम पीरियड था उसका पूरा एक मिरर प्रेजेंट हो जाता है। मतलब एक तरीके से जो आदि मानव का जो माइंडसेट था वो पूरी की पूरी तरह इन दीवारों पे देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये सारी बातें बताई। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इन सारी गुफाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे घुमा के पूछे जाते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ों को तो आपको उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में आसानी रहेगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।